नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त लवजीत कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेके आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है स्टडी खोज। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इग्नू यूनिवर्सिटी के कॉमर्स पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। यानी कि वो क्वेश्चन पेपर जो कि पीएचडी का एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, और वो क्वेश्चन पेपर फरवरी 2022 में हुआ था। उसका सेट 1 हम यहाँ पे देखेंगे, किस तरह का क्वेश्चन पेपर आया था, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कितने क्वेश्चन कहाँ से लिए जाते हैं और उनके सही आंसर्स क्या थे। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर जो है मोस्टली रिसर्च बेस्ड होता है। मीन्स ज्यादातर क्वेश्चन जो है रिसर्च के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, रिसर्च मीन्स, रिसर्च का क्या मतलब होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है, ए पर्पसफुल सिस्टमैटिक एक्टिविटी, इसको हम क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, दिस आइडिया इज, नॉलेज जो है एक्सपीरियंस से आती है, ज्ञान अनुभव से आता है, यह विचार है। किस तरह का विचार है ये, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है एम्पिरिसिज्म, यानी कि अनुभववाद। ये कि आंसर से भी आपको पता चल रहा होगा कि क्या चीज ये यहाँ पर पूछना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, मेटाफिजिक्स इज, मेटाफिजिक्स क्या होता है उसके बारे में पूछा है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रांच फॉर एक्सप्लोरिंग द नेचर फॉर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी। तो इसका यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो ब्रांच फॉर एक्सप्लोरिंग द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन इज राइट इन कंटेक्स्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग थ्योरी, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या सिद्धांत की व्याख्या के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ concepts and principles intended to explain a particular phenomena, एक विशेष घटना की व्याख्या करने के उद्देश्य से अवधारणाओं और सिद्धांतों का एक संगठित और व्यवस्थित। उसके आगे है क्वेश्चन नंबर 5, ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन इज रिलेटेड टू, ऑन्टोलॉजिकल क्वेश्चन किससे रिलेट करता है, यानी कि सत्ता मूलक सवाल संबंधित है, किससे संबंधित है वो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर है 2, स्टडी थिंग्स आउटसाइड आवरसेल्फ एंड एक्सटर्नल रियलिटी। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वालिटेटिव रिसर्च मीन्स, क्वालिटेटिव रिसर्च का क्या मतलब होता है, यह हमसे पूछा गया है। तो प्राइमरीली कंसर्न विद इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ फेनोमेना, किसी भी मुख्य रूप से घटना का अनुसंधान के गहन अवशेषण अन्वेषण से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 7, द रिसर्च डन फॉर एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट्स थ्रू द स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड, यानी कि इसमें पूछा जा रहा है कि अतीत अतीत के अध्ययन के माध्यम से नए तथ्यों की खोज के लिए किए गए शोध को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर 1, हिस्टोरिकल रिसर्च, यानी कि जब हमें नए फैक्ट्स हमें निकालने होते हैं स्टडी करके, वो भी किसी पास्ट के बारे में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हिस्टोरिकल रिसर्च, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, द रिसर्च बेस्ड ऑन नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन विल, तो यहाँ पे लिखा है प्राकृतिक अवलोकन पर आधारित अनुसंधान में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 है, डन टू एक्टिवली ऑब्जर्व द सब्जेक्ट्स इन देयर नेचुरल एनवायरमेंट्स। क्वेश्चन नंबर है 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है, रिसर्च कैन बी कैटेगराइज्ड एज, रिसर्च को किस तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है। ए है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, या फिर फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, बेसिक अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च, यानी कि ए बी सी 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पे हमें आंसर में बताना है कि किस तरह से इसको सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन 1 दे रखा है ए ओनली,
ऑप्शन बी दे रखा है बी ओनली, ऑप्शन सी में लिखा है ए एंड सी ओनली, और ऑप्शन 4 में लिखा है ए बी एंड सी ओनली। तो यहाँ पे क्या होगा, हम तीनों तरह से इसको क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। या तो गुणात्मक और गुणात्मक अनुसंधान बोल सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ हमें क्या देखने को मिल रहा है, बी पार्ट में फिलोसॉफिकल हिस्टोरिकल सर्वे और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोल सकते हैं, या बेसिक अप्लाइड और एक्शन रिसर्च। तो तीनों तरीके से क्या है, ये पॉसिबिलिटी है कि हम तीनों तरह से रिसर्च को क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। फंडामेंटल रिसर्च शोज द एबिलिटी टू, फंडामेंटल रिसर्च जो होता है वो किस चीज की एबिलिटी को शो करता है, यानी मौलिक शोध किस क्षमता को दर्शाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एक्सपाउंड न्यू प्रिंसिपल्स, यानी सिद्धांतों की व्याख्या। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि द एविडेंस फॉर कैजुअलिटी कम्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड्स कंसीडर्ड एज स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस, कार्य कारण का प्रमाण निम्नलिखित में से किस शोध पद्धति से प्राप्त होता है जिसे सबसे मजबूत प्रमाण माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल से जो है क्या है, सारे मजबूत प्रमाण यहाँ पे मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो द प्रैग्मेटिक व्यू ऑफ रियलिटी इज बेस्ड ऑन विच रिसर्च पैराडिग्म, मीन्स इसमें बोला गया है वास्तविकता का व्यवहारिक दृष्टिकोण किस शोध प्रतिमान पर आधारित है। यानी कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि मिक्स्ड रिसर्च। ठीक है, मिश्रित अनुसंधान। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, विच साइंटिफिक मेथड इज कंसिडर्ड एज अ बॉटम अप और जनरेटिव अप्रोच, यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि किस वैज्ञानिक पद्धति को बॉटम अप या जनरेटिव अप्रोच माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंडक्टिव मेथड। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, रिसर्च डन ओवर अ लॉन्ग पीरियड टाइम इज टर्म्ड एज, जो कि बहुत लंबे समय से किया गए बहुत लंबे समय तक किए गए शोध को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी, यानी लॉन्गिट्यूशनल रिसर्च, अनुदैर्ध्य अनुसंधान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ए 10-year-old इज टॉलर देन 8-year-old वंस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, 10 साल का बच्चा 8 साल के बच्चों से लंबा होता है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, मतलब दो चीजों को कंपेयर करके यहाँ पे पढ़ा जा रहा है, तो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। क्वेश्चन नंबर 16 पर हम यहाँ पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है हाइपोथेसिस कैन नॉट बी स्टेटेड इन, परिकल्पना को निम्न में नहीं कहा जा सकता है। तो क्या नहीं कहा जा सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जनरल टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 17 है विच इज फादर ऑफ साइंटिफिक सोशल सर्वे, साइंटिफिक सोशल सर्वे के वैज्ञानिक कौन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, बूथ। ठीक है, बूथ यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रिसर्च स्टार्ट्स विद, रिसर्च किससे स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। सबसे पहले रिसर्च में हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके सॉल्यूशन को निकालने के लिए ही हम रिसर्च करते हैं, तो वो एक सीरीज बन जाती है। तो सबसे पहला क्या स्टेप होता है, आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पे बोला हुआ है फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेवेंस फॉर लेवल ऑफ मेजरमेंट, स्टेवन के 4 लेवल के स्तरों के मापन का सही क्रम बताइए। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में दे रखा है नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। ठीक है, दूसरा बता रखा है ऑर्डिनल, नॉमिनल, रेशियो एंड इंटरवल। तीसरा है रेशियो, इंटरवल, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। चौथा है इंटरवल, नॉमिनल, ऑर्डिनल और रेशियो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कोरिलेशनल वैल्यूज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, कौन सा कोरिलेशनल वैल्यू जो है स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो यहाँ पे -1 जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है,
क्वेश्चन नंबर 21, इन रिसर्च द फील्ड ऑफ स्टडी इज रिलेटेड टू। रिसर्च में स्टडी की फील्ड किससे रिलेट करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी रियल लाइफ सिचुएशंस। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ अ रिसर्च कम्स ऑन स्टेक व्हेन ए पार्ट है द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू ऑथर इज बायस्ड एंड incompetent. B है the incident is reported after a long period of time from its occurrence. C है less competent researcher to draw logical conclusions. जिसको हम हिंदी में पढ़ रहे हैं तो सूचना का स्रोत लेखक के लिए उपलब्ध, पक्षपाती और अक्षम है। बी है घटना की सूचना लंबे समय के बाद दी गई है इसकी घटना से। सी है कम सक्षम शोधकर्ता तार्किक निष्कर्ष निकालने के लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ए, बी और सी यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीनों ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन नंबर 23 में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है इन रिसर्च मैनिपुलेशन इज अ पार्ट ऑफ। रिसर्च में मैनिपुलेशन किसका पार्ट होता है? तो यहाँ पे मैनिपुलेशन हम किस चीज में करते हैं? तो यहाँ पे जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कई सारे मैनिपुलेशन करने पड़ते हैं सो दैट हम देख सके कौन सा एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेस हो रहा है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है वर्किंग विद मल्टीपल हाइपोथेसिस इज कंसिडर्ड एज बेस्ट व्हेन। बहु परिकल्पना के साथ काम करना सबसे अच्छा माना जाता है जब आपको वाइल प्लानिंग योर रिसर्च स्टडी, जब आप प्लान करते हैं रिसर्च स्टडी का, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है हाइपोथेसिस कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन। परिकल्पना को किसमें व्यक्त नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, जनरल टर्म्स में इसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर है 26, ए हाइपोथेसिस व्हिच इज कंसीडर्ड एज गुड शुड बी। हाइपोथेसिस जिसे अच्छा माना जाता है वह होना चाहिए ऑफ लिमिटेड स्कोप एंड मस्ट नॉट हैव ग्लोबल सिग्निफिकेंस, यानी कि सीमित दायरे का और वैश्विक महत्व नहीं होना चाहिए। प्रिसाइज, स्पेसिफिक एंड कंसिस्टेंट विद मोस्ट नोन फैक्ट्स, यानी सटीक, विशिष्ट और सबसे ज्ञात तथ्यों के अनुरूप। सी है फॉर्मुलेटेड इन सच अ वे दैट इट कैन बी टेस्टेड बाय द डेटा। इस तरह से तैयार किया गया है कि इसका परीक्षण किया जा सके डेटा द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से तैयार किया गया है कि इसका परीक्षण किया जा सके डेटा द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया व्हाई कंक्लूजन इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन अ रिसर्च रिपोर्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, इट समराइजेस द की फाइंडिंग्स इन रिलेशन टू द रिसर्च क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि in which type of research the formulation of hypothesis is not considered as necessary। किस प्रकार के शोध में परिकल्पना के निर्माण को आवश्यक नहीं माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड है फैक्ट फाइंडिंग हिस्टोरिकल रिसर्च। जब हम फैक्ट की बात करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, हम कोई अपना हाइपोथेसिस लेके नहीं चलते हैं, वहां पे सीधा फैक्ट के बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29, हु हैज गिवन द कॉम्पिटेंट एंड एग्जॉस्टिव डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। बहुवचन अर्थों में सांख्यिकी की पूर्ण और विस्तृत भाषा दी है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि होरेस स्क्रिस्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा होरेस स्क्रिस्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है ओनली इन द फॉलोइंग सिचुएशन कैन ट्रू कंक्लूजन्स बी ड्रॉन फ्रॉम स्टैटिस्टिकल डेटा। केवल निम्नलिखित स्थिति में सांख्यिकीय डेटा से सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन में बोला गया है बाय नॉट ट्रस्टिंग देम एट ऑल, इन पर बिल्कुल भी भरोसा ना करके। बाय पुटिंग एक्सेसिव ट्रस्ट इन देम, अत्यधिक विश्वास करके। बाय इंटरप्रेटिंग देम वाइजली और लॉजिकली, बुद्धिमानी और तार्किक रूप से व्याख्या करके। बाय एक्सक्लूडिंग द ऑल रिलेवेंट डेटा, सभी प्रासंगिक डेटा को
छोड़कर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बी 3, बाय इंटरप्रेटिंग देम वाइजली एंड लॉजिकली। क्वेश्चन नंबर है 31, द मोस्ट एप्रोप्रिएट एवरेज टू बी यूज्ड व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर इज। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 यानी कि ज्योमेट्रिक मीन। क्वेश्चन नंबर है 32, विच मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन इज एन आइडियल एंड साइंटिफिक। तो कौन सा जो है आइडियल और फैलाव का कौन सा माप एक आदर्श और वैज्ञानिक है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वेश्चन नंबर है 33, सेकेंड मेजर ऑफ स्क्यूनेस इज बेस्ड ऑन। सेकेंड मेजर विषमता का दूसरा माप पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वार्टाइल एंड मीडियन। क्वेश्चन नंबर है 34, डेवलपमेंट ऑफ अ प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन इन द प्रेजेंट फॉर्म, द क्रेडिट गोज टू। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बोथ सर फ्रांसिस गैल्टन एंड कार्ल पियर्सन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 35, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ रिग्रेशन इज इन स्टैटिस्टिक्स। रिग्रेशन की थ्योरी किसने दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सेकंड, सन फ्रांसिस गैल्टन। क्वेश्चन नंबर है 36, इन मल्टीपल रिग्रेशन फॉलोइंग मैटर आर स्टडीड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोथ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इज स्टडीड टू एस्टिमेट द बेस्ट वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डेफिनेट वैल्यू ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिटेल्ड शेप ऑफ सिंपलर लीनियर रिग्रेशन इज कॉल्ड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 37, वाइटल स्टैटिस्टिक्स कवर्स। अब इसमें पार्ट दिए हुए हैं ए बी सी। ए है मोशन पिक्चर ऑफ चेंजेस इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। बी है इट प्रेजेंट्स रिकॉर्ड ऑफ वाइटल इवेंट्स। सी है फर्टिलिटी, डेथ एंड रिप्रोडक्शन आर एनालाइज्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए बी एंड सी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 38, थियोरिटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रिपेयर्ड अंडर। तो यहाँ पे पूछा है सैद्धांतिक बारंबारता बंटन को किसके अंतर्गत तैयार किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, एनी वन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया है इन विच एरिया डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट वाज यूज्ड फर्स्ट। किस क्षेत्र में डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का पहली बार प्रयोग किया गया था? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 40, हु प्रोपाउंडेड एंड डेवलप्ड कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 66 यानी कि प्रोफेसर आर ए फिशर। आर ए फिशर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, विच टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर एट्रीब्यूट्स आर डिस्कस्ड इन लार्ज सैम्पलिंग। तो ऑप्शन नंबर ए, पॉइंट नंबर ए है टेस्ट फॉर नंबर ऑफ सक्सेशन। बी है टेस्ट फॉर प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेशन। सी है टेस्ट फॉर डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर है 42, एफ टेस्ट टी टेस्ट आर रिलेटेड टू। एफ टेस्ट और टी टेस्ट किससे रिलेटेड हैं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, सिग्निफिकेंस टेस्ट ऑफ स्मॉल सैंपल। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर्स। यानी कि गैर सैम्पलिंग त्रुटियों के कारण क्या हैं? ए है डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन एंड टेबुलेशन। बी है इनकम्प्लीट कवरेज ऑफ द पॉपुलेशन और सैम्पलिंग। सी है फैकल्टी प्लानिंग, इनएडिक्वेट एंड इनकंसिस्टेंट ऑब्जेक्टिविटी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ए बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 44, इन रिसर्च विच स्टैटिस्टिकल टेक्निक इज यूज्ड फॉर लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स टू एस्टैब्लिश वेदर देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ ग्रुप्स टू बी इंटररिलेटेड इज। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 44, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 करेक्ट यानी कि फैक्टर एनालिसिस।
क्वेश्चन नंबर है 45, व्हेन डिपेंडेंट वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड इट इज कॉल्ड, जब स्वतंत्र चर में हेर फेर किया जाता है तो इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि सक्रिय चर, एक्टिव वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर है 46, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट रिलेटेड, इज इट रिक्वायर्ड टू साइट सोर्सेज इन अ बिब्लियोग्राफी एट द एंड। तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कि पेपर। क्वेश्चन नंबर 47, द रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन इज, द रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन इज, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि एक्शन रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल, इनमें से कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी यानी कि पर्पसिव। क्वेश्चन नंबर 49, ए थीसिस स्टेटमेंट इज, ए थीसिस स्टेटमेंट इज, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 यानी एन assertion। हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडिग्म, कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडिग्म किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि थॉमस कुन। क्वेश्चन नंबर है 51 में पूछा गया, हु सेड आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई साउल, ऐसा किसने कहा था, मैं अपने भाग्य का स्वामी हूं, मैं अपनी आत्मा का कैप्टन हूं, तो ये कहा था स्वयं विलियम एर्नेस्ट हेनले ने। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है, थिंक एंड ग्रो रिच के ऑथर कौन थे, थिंक एंड ग्रो रिच के ऑथर कौन थे, तो नेपोलियन हिल, बहुत ही फेमस बुक है, इनके राइटर थे नेपोलियन हिल। क्वेश्चन नंबर 53, अकॉर्डिंग टू नेपोलियन हिल द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज, अचीवमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होता है नेपोलियन हिल के द्वारा कहा गई स्टेटमेंट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डिजायर, सबसे पहले डिजायर होना चाहिए, उसके बाद क्या होगा तभी आपको अचीवमेंट मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट अप्लाई टू द टर्म ऑटो सजेशन, ऑटो सजेशन में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शब्द पर लागू नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है, ऑटो सजेशन इज नॉट सेल्फ सजेशन, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 55, द वर्ड एडुकेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडुको, मीनिंग, इसका मीनिंग पूछा गया है, एडुको का मीनिंग क्या है, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा इसका 1 टू डेवलप फ्रॉम विद इन, अंदर से डेवलप होना। क्वेश्चन नंबर 56 है, अकॉर्डिंग टू कॉटलर वन ऑफ द शॉर्टेस्ट डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग इज, मार्केटिंग की सबसे छोटी डेफिनेशन कॉटलर के द्वारा अकॉर्डिंग क्या होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मीटिंग नीड्स प्रॉफिटेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर है 57, द नेटवर्क्स विच कनेक्ट अ कंपनी विद इट्स सप्लायर एंड डिस्ट्रीब्यूटर आर कॉल्ड, एक ऐसा नेटवर्क, एक वे नेटवर्क जो किसी कंपनी को उसके सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर से जोड़ते हैं वह कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एक्स्ट्रानेट्स। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा इनमें से ट्रू नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही, डिजिटाइजेशन हैज इंट्रोड्यूस्ड एक्साइटिंग न्यू कैपेबिलिटीज फॉर कस्टमर्स but not for businesses. Question number 59. Over 38 years ago, Peter Drucker observed that a company's first task is, 38 साल पहले पीटर ड्रकर ने देखा कि एक कंपनी का पहला काम है, क्या है पहला काम, तो वो पहला काम आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, टू क्रिएट कस्टमर, सबसे पहला काम होगा कस्टमर बनाना, तभी वो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, पीआरएम इज, पीआरएम क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्टनरशिप, रिलेशनशिप और मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 61, वॉच द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बट मोर इंपोर्टेंट वॉच मार्केट लाइफ साइकिल, हु सेड दिस, ये स्टेटमेंट किसने दी थी, उत्पाद जीवन चक्र देखें
लेकिन आर्थिक महत्वपूर्ण बाजार के जीवन चक्र देखें। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फिलिप कॉटलर ने ये स्टेटमेंट दिया था। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ अ ब्रांड। ब्रांड की इनमें से कौन सी डिजायरेबल प्रॉपर्टी क्वालिटी नहीं होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इट शुड नॉट बी डिस्टिंक्टिव। क्वेश्चन नंबर 63 है, टू बिल्ड अ ब्रांड थ्रू ब्रांडिंग एक्सपीरियंसेस और एक्सपेरिमेंशियल कम्युनिकेशंस आर द टर्म्स यूज्ड बाय। ये टर्म्स जो है किसने यूज की थी? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1, जैक मॉर्टन कंपनी। क्वेश्चन नंबर 64, विच फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सपेरिमेंशियल ब्रांड। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, स्टारबक कॉफी शॉप। देखिए, फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ एक्सपीरियंशियल ब्रांड यानी कि एक्सपीरियंस का ब्रांड है ये। तो स्टारबक्स कॉफी शॉप जो है इसका एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 65 है, द टर्म परमिशन मार्केटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। परमिशन मार्केटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा परमिशन मार्केटिंग दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सेट गॉर्डिन। Question number is 66. The seventh Director General of for WTO appointed in 2021 is, जो seventh Director General of WTO appointed in 2021 is, कौन थे 2021 में नियुक्त विश्व व्यापार संगठन के 7वें महानिदेशक? तो उनका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर नगोजी कोंजो एल्विलिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, मर्चेंडाइज ट्रेड ड्यूरिंग 2020 डिक्लाइंड बाय। 2020 के दौरान उत्पाद व्यापार में कितनी गिरावट आई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 5.50%। क्वेश्चन नंबर 68, STDF is WTO's multi-agency initiative, stands for, किसके STDF की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, स्टैंडर्ड्स एंड ट्रेड डेवलपमेंट फैसिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 69, WTO commemorated its 25th anniversary in the year। विश्व व्यापार संगठन ने किस वर्ष में अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाई? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 करेक्ट हो जाएगा, 2022। UNCTAD स्टैंड्स फॉर, सीधा सिंपल इसमें फुल फॉर्म पूछी गई है, तो फुल फॉर्म इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 71 है, विच ऑथर ऑब्जर्व दैट अ वर्कर्स बिहेवियर एंड सेंटिमेंट्स आर क्लोजली रिलेटेड। किस लेखक ने देखा कि एक कार्यकर्ता के व्यवहार और भावनाओं का आपस में गहरा संबंध है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, यानी जॉर्ज एंटल मायो। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य एडवांटेज क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्पेशलाइजेशन। विच ऑफ दिस इज नॉट अ जॉब इवेल्युएशन मेथड, इनमें से कौन सा जॉब इवेल्युएशन मेथड नहीं है? तो वो कौन सा मेथड है? पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, ये जॉब इवेल्युएशन मेथड नहीं है। When someone starts a new job, the process of familiarization is known as। ठीक है, जब कोई नया काम शुरू करता है तो परिचय की प्रक्रिया को किस रूप से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी इंडक्शन। 75 है, द मेथड ऑफ ट्रेनिंग इन क्राफ्ट्स, ट्रेड्स एंड टेक्निकल एरियाज इज नोन एज। शिल्प, व्यापार और तकनीकी क्षेत्रों में परीक्षण की विधि को किस रूप से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अप्रेंटिसशिप। क्वेश्चन नंबर है 76, विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स द मर्जर एंड एक्विजिशन ऑफ फर्म्स इन इंडिया। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको रेगुलेट करती है, मर्जर एंड एक्विजिशन को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। 77, क्वेश्चन नंबर 77 है, हाउ मेनी पिलर्स आर देयर इन द बेसल सेकंड फ्रेमवर्क। बेसल सेकंड फ्रेमवर्क में कितने पिलर्स हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट, यानी कि 3 पिलर है। क्वेश्चन नंबर 78, द नरसिम्हा कमिटी मेड सेपरेटेड रिकमेंडेशंस फॉर द
फॉर द रिफॉर्म्स ऑफ, किसके रिफॉर्म में नरसिम्हा समिति ने किसके सुधारों के लिए अलग से सिफारिशें की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बैंकिंग सेक्टर। क्वेश्चन नंबर है 79, इन विच वे द कैश रिजर्व्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम विल बी इम्पैक्टेड ऑफ इफ आरबीआई कंडक्ट्स अ सेल ऑफ सिक्योरिटीज। भारतीय रिजर्व बैंक प्रतिभूतियों की बिक्री का आयोजन करता है ताकि किस प्रकार बैंकिंग प्रणाली की नकदी भंडार प्रभावित होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज, कमी व वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ आरआरबीज। आरआरबीज निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी कि आरआरबी के नियामक प्राधिकरण हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 81, डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल वाज डेवलप्ड बाय। डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है मायरॉन जे गॉर्डन। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन एज द बेस्ट अप्रोच टू फाइनेंस द लॉन्ग टर्म मिनिमम नीड्स ऑफ द वर्किंग कैपिटल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्वेश्चन नंबर 83, वर्किंग कैपिटल इज। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट माइनस नॉन करंट एसेट। तो वर्किंग कैपिटल का सीधा सीधा फॉर्मूला यहाँ पे पूछा था, वर्किंग कैपिटल का इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स माइनस नॉन करंट एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 84, which of the following assumptions is not covered in Walter's model of the dividend policy। वॉल्टर्स मॉडल ऑफ द डिविडेंड पॉलिसी के अंडर में कौन कवर नहीं होता है, कौन सी assumption। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, द की वेरिएबल्स लाइक ईपीएस एंड डीपीएस कीप ऑन चेंजिंग। Question number 85, which of the following items describes an index measure of systematic risk। निम्नलिखित में से कौन सी मद व्यवस्थित जोखिम के सूचकांक माप का वर्णन करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 1, बीटा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 86, व्हाट डू वी मीन बाय प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से क्या मतलब होता है। ए है द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द अकाउंटिंग ईयर, बी है द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, सी है द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द बजट ईयर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी बी ओनली। फाइनेंशियल ईयर जो कि असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले आता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर, एज पर टैक्स नॉलेज। तो यहाँ पे टैक्स लैंग्वेज के हिसाब से बोला जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 87 पे आता है, एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ। एक इंडिविजुअल को इंडिया का रेजिडेंट कहा जाएगा किस तरह से, मतलब ऑप्शन नंबर किस ऑप्शन के हिसाब से। तो अब ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में बोला जा रहा है कि सी या ही इज द इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर द पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। सेकेंड ऑप्शन है सी और ही is in India for a period of 60 days or more during the previous and 365 days or more during the previous 4 years immediately preceding previous year। थर्ड है all of these, फोर्थ है none of these। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा all of these। दोनों कंडीशन में आप किसी भी इंडिविजुअल को रेजिडेंट ऑफ इंडिया घोषित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 88, अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 which of the following heads income is chargeable। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, सेक्शन 15। क्वेश्चन है 89, प्रीमियम पेड टुवर्ड्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज क्वालिफाइज फॉर रिडक्शन अप टू अ मैक्सिमम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ अ ईयर। ठीक है, एक साल में जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम कटौती के लिए योग्य है। एक वर्ष में निम्न में से अधिकतम किस राशि तक जो है डिडक्शन यहाँ पे मिलता है, ये आपको पूछा था। तो यहाँ पे 1.5 लाख का जो है कैपिटल है, मतलब 1.5 लाख तक की वैल्यू का
प्रीमियम जो है टैक्स में अनटैक्सेबल हो जाएगा, नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 9, which the deduction of life insurance premium, contribution to provident fund, etc. Which of the following section covers such deduction under the Income Tax Act 1961? तो यहाँ पे पूछा है जीवन बीमा प्रीमियम की कटौती, भविष्य निधि में अंशदान आदि आयकर अधिनियम 1961 की तहत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 80C, सेक्शन 80C। क्वेश्चन नंबर है 91, when liquidation expenses are paid and borne by the seller company, then it is debited to, किसके द्वारा डेबिट कहाँ पे होगा ये? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा 69, रियलाइजेशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर है 92, क्वेश्चन नंबर 92 में पूछा है द डेफिशिएंसी और सरप्लस अकाउंट प्रीपेड ड्यूरिंग लिक्विडेशन ऑफ कंपनी इज कॉल्ड। ठीक है, कंपनी के परिसमापन के दौरान तैयार किए गए कमी या अधिशेष खाते को कहा जाता है। तो इसमें क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, यानी कि लिस्ट एच। If purchase consideration is calculated by adding the various payments to be made, the method is called। तो मेथड को क्या बोला जाएगा? यदि खरीद प्रतिफल की गणना किए जाने वाले विभिन्न भुगतानों को जोड़कर की जाती है तो विधि को कहा जाएगा। तो क्या कहा जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, नेट पेमेंट मेथड। क्वेश्चन नंबर है 94, द पोर्शन ऑफ अर्निंग्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इज कॉल्ड। लाभांश के रूप में शेयरधारकों के बीच वितरित आय का हिस्सा कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पे आउट रेशो। क्वेश्चन नंबर है 95, एबीसी लिमिटेड हैज अ लिक्विड रेशियो ऑफ 2:1 if stock is 40,000 and its current liability is 1 lakh, its current ratio will be, current ratio क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि 2.4 टाइम्स। व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ऑप्टिमम ऑर्डर साइज, ऑप्टिमम ऑर्डर साइज। क्वेश्चन नंबर 97 है मास्टर बजट इज अ, मास्टर बजट इज अ, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, समरी बजट, समरी बजट को हम मास्टर बजट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर एफिशिएंसी रेशियो? एफिशिएंसी रेशियो में के अंडर में कौन कौन आते हैं? तो ए पार्ट है एवरेज कलेक्शन पीरियड, बी है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सी है फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए, बी एंड सी, यानी तीनों जो है इसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, द लर्नर इंडेक्स मेजर्स, लर्नर इंडेक्स मेजर्स, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 1, मार्केट पावर। तो लास्ट क्वेश्चन है लिक्विडिटी रेशियोज आर एक्सप्रेस्ड इन, किसमें लिक्विडिटी रेशियो को एक्सप्रेस किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, प्योर रेशियो फॉर्म, यानी कि प्योर रेशियो फॉर्म। तो दोस्तों ये था कॉमर्स का एंट्रेंस एग्जामिनेशन, पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि इग्नू यूनिवर्सिटी में आया था फरवरी 2022 में। तो इसी तरह के क्वेश्चन पेपर्स अगर आपको पसंद आते हैं तो आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।